Hello everyone, I am Jahangir Tadvi. Once again, I welcome to all of you. Today we are learning physiology of lungs, and physiology of lungs is pulmonary ventilation means breathing. तो जो lungs है that is the organ of the respiration. तो आज अपन पढ़ रहे हैं physiology of the lung. तो dear friend, physiology of the lung is the breathing. Breathing means इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो अपन देखते हैं ब्रीदिंग मींस पल्मोनरी वेंटिलेशन. तो क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज एक्सचेंज ऑफ एयर. क्या होता है इसमें? एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्विलाई ऑफ द लंग्स. मींस लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो एयर का एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग. अभी जो ब्रीदिंग है इसमें दो प्रोसेस होती है. First is the inhalation and second one is the exhalation. Inhalation means inflow of the air, means atmosphere से air का lungs के अंदर enter होना is inhalation. इसको breathing in भी बोलते हैं और इसी को inspiration भी बोला जाता है. Then exhalation means outflow of the air, means air का lungs से atmosphere के ओर जाना, that is the exhalation. इसको breathing out भी बोला जाता है और इसी को exhalation means expiration भी बोला जाता है. तो डियर फ्रेंड, अपन देखते हैं कि ब्रीदिंग मींस पल्मोनरी वेंटिलेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल. इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि जो ब्रीदिंग होती है वो तभी पॉसिबल है जब रेस्पिरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है. क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है तब क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंसेस होता है, प्रेशर चेंज होता है मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर में और हमारे लंग्स के अंदर जो एल्विलाई उसके प्रेशर में चेंज होने के कारण ही इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि रेस्पिरेटरी मसल्स क्या है. तो देखते हैं रेस्पिरेटरी मसल है इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम. ये रहा यहाँ पर डायफ्राम. ठीक है, ये जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स अपना मेन रोल प्ले करती है ब्रीदिंग में. अब अपन देखते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये दो टाइप की है. एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. अब देखिए क्या होता है कि ये जो अपनी जो दो रिब्स होती है, ठीक है, इन रिब्स के बीच में जो ये मसल्स है इनको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स. अब ये जो डार्क कलर की जो मसल्स हैं इनको बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ये थोड़े लाइट कलर की है. ठीक है, ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. लेकिन इन दोनों ही मसल्स के फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जब कभी भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती है, ठीक है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है. क्योंकि इनकी जो होते हैं इनकी ओरिजिन और इंसर्शन अपोजिट डायरेक्शन में. अब अपन देखते हैं कि जो डायफ्राम होता है ये डायफ्राम भी अपना रोल प्ले करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में. अब क्या होता है, ये इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और जब रिलैक्सेशन होता है तो चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम चेंज होगा. चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज होगा. और बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, क्या होता है, बॉयल्स एक लॉ है, बॉयल्स का एक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, जिसमें P प्रेशर है और V वॉल्यूम है. जब कभी लंग्स का वॉल्यूम चेंज होता है ना तो प्रेशर अपने आप चेंज होगा और ये चेंज होता है तो होता है किसके कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. इस प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है. तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये मसल्स कैसे अपना रोल प्ले करती है. लंग्स की फिजियोलॉजी मींस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को समझने के लिए इस स्लाइड को समझना बहुत अच्छे से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो एयर मूव होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, ये तभी लंग्स के अंदर एयर मूव हो सकती है जब एल्विलाई के अंदर जो एयर प्रेशर है वो लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मींस प्रेशर ग्रेडियंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज्यादा है और एल्विलाई के अंदर अगर कम है तो एयर मूव करेंगे हायर प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर से लोअर प्रेशर मींस एल्विलाई के अंदर, हम इसको बोलेंगे इनहेलेशन. और जो एयर है
वो आउट मूव होगी, मतलब एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है, लंग्स से, कि तभी होगा जब लंग्स की जो एल्विलाई है उसके अंदर का प्रेशर है जो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, एयर मूव करेगी हायर प्रेशर मींस एल्विलाई से, एटमॉस्फेयर मींस लोअर प्रेशर, तो हम इसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन। तो देखते हैं अपन सबसे पहले इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन को समझने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप दी गई है। तो सबसे पहले अपन स्टेप पढ़ते हैं, ये वाली फर्स्ट, एट द रेस्ट। जब रेस्ट की कंडीशन मतलब तब इनहेलेशन या एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, तब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मींस 760 mmHg, ठीक है, 760 मिलीग्राम मरकरी, ये प्रेशर इक्वल होता है एल्विलाई प्रेशर के बराबर। 760 mmHg प्रेशर है एल्विलाई के अंदर और 760 mmHg प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। तब रेस्टिंग की कंडीशन होगा, तब ना एयर इनसाइड द लंग्स आएगी ना तो लंग्स से एटमॉस्फेयर में आएगी। लेकिन जब इनहेलेशन होगा, ठीक है, मींस क्या लिखा है ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब इनहेलेशन होता है तो क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ये क्या होता है, ये डोम शेप से स्ट्रेट हो गया, देखो ये डोम शेप था तो कैसे हो गया, स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस टाइम में क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होती है, चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती है, मतलब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और लंग्स का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हमें बॉयल्स का लॉ क्या बोलता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब कभी भी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है कितना है, वो 760 mg, उससे कम हो जाएगा। कितना हो गया, ये 758 mmHg होगा। तो अब क्या होगा, एयर मूव करेंगे फ्रॉम हायर प्रेशर, हायर प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 mmHg, तो एयर मूव करेगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। इस एरो से समझो आप, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनहेलेशन। लो प्रेशर की ओर ये आ गई तो इसको हमने बोला इनहेलेशन। अब क्या होगा, जब एक्सेलेरेशन होगा मींस ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन, तो उस टाइम में क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो ये डोम शेप में आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स होगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी, मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और लंग्स क्या होगा, और चेस्ट क्या होगी, रिकॉइल होगी, मतलब लंग्स और चेस्ट का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण। चेस्ट कैविटी अगर डिक्रीज होगी तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इस लॉ के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 760 mmHg, और अब एल्विलाई का प्रेशर कितना होगा, इंक्रीज होगा, कितना, 762 mmHg। अब एयर मूव करेंगे फ्रॉम हायर प्रेशर मतलब लंग्स मतलब एल्विलाई टू द लोअर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर मतलब 760 mmHg, और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एक्सेलेरेशन। तो डियर फ्रेंड, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन, और इसमें जो होती है तो अपने जो मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब किसी को इस प्रोसेस का, इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन का, अगर मान लीजिए वो चाहिए पूरी की पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए उनको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, तो उनको ये जो अगले की स्लाइड से इनहेलेशन एक्सेलेरेशन जो मैंने आपको समझाया है वही का वहां पूरा की पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप एक एक स्लाइड को आप 1 बाय 1 इसके स्क्रीनशॉट लो। जो मैंने आपको समझाया है वही के वही यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है, आप एग्जाम में इसी को एज इट इज लिख सकते हो। आपको ये एक्सेलेरेशन को समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है, पूरा की पूरा कंप्लीट अच्छे से आप एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हो इसको, और ये डायग्रामेटिकली भी इसमें बताया गया है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।